हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के रीजनिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, आज हम एक पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ऐसे ही इस सीरीज में हम आपको रीजनिंग के जो एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी इस सीरीज में आपको कंप्लीट करवा देंगे। बस आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि आपको ये सीरीज कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी और आपके लिए कितनी, क्योंकि आपको यहाँ पे एसएससी जीडी की कंप्लीट एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें एसएससी जीडी का कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जा रहा है। तो अभी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और एक चीज़ आपको भी पता होगा कि अगर आप कोई भी एग्जाम देते तो हर एक एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, उसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। और वो क्वेश्चन आपको तभी पता चल सकता है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने के लिए ही हमने ये शुरू की है सीरीज, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो कौन कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी जो 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी 100% चांस है कि सेम उसी टॉपिक में से आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे अपन। तो आज का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिख जाए। तो यहाँ पे आप जब देखोगे पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, ये जो क्वेश्चन हम जितने भी करवाएंगे आपको पेपर के अंदर लिए हुए, आपको पता होगा कि जब आंसर की रिलीज करते हैं तो वहाँ पे सभी के पेपर रिलीज किए जाते हैं। तो वही के वही पेपर है, वहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठाए हुए। तो आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जो हम बोले उसको आप सुन के भी इसको समझ सकते हो। तो अब चलो सबसे पहले देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वे दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है? तो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन करने होते हैं तो इसका सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति से उठाने की कोशिश करो जो सबसे साइड में खड़ा हो, जिसका आपको पर्टिकुलर पोजीशन दी हुई हो। जैसे यहाँ पे अगर आप सबसे फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि जो सुमन और प्रणव है यहाँ पे ये लेफ्ट साइड से शुरू हो रहे हैं या फिर राइट साइड से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसी के अंदर जब आप एक चीज़ ये देखोगे कि जब आप ये पढ़ोगे कि कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, यहाँ से पता चल रहा है कि एक स्टूडेंट का आपको नाम दे दिया है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। इसका मतलब आप उससे अगर शुरू करोगे तो आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। तो सबसे जो बाईं ओर खड़ा है वो कौन है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो राजू का, आपने आर लिख लिया कि सबसे बाईं ओर राजू खड़ा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि कुमार राजू के बगल में खड़ा है, यानी कि राजू के बगल में जस्ट पास में कौन खड़ा है? तो यहाँ पे आ जाएगा कुमार खड़े हैं। टोटल स्टूडेंट कितने? 5 स्टूडेंट खड़े हैं, जिसमें आपने 2 को ऑलरेडी कर दिया है। और यहाँ पे अब आप शुरू से भी कर सकते हो या फिर जो यहाँ से दिया हुआ है यहाँ से भी आगे पढ़ सकते हो। और दीना कुमार के बगल में खड़ा नहीं है, यानी कि एक स्पेस छोड़ के 2 ये हो गए। अभी 3 जनों की और जगह है, लेकिन दीना यहाँ पे तो खड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। इन दोनों में से वो कहीं भी हो सकता है। तो यह अभी भी आप यहाँ पे ये नहीं भर सकते हो। अब सबसे पहले आप यहाँ पे ये टाइप करो कि सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, यानी कि एक चीज़ आप ये मान लो कि अगर सुमन यहाँ पे खड़ी है तो जो प्रणव है वो यहाँ पे खड़ा होगा। तो अब अगर जो आपके बचा है एक नाम कौन सा बचा है, वो बचा है दीना कुमार। तो यहाँ पे आप दीना कुमार को भी रख सकते हो। और जब इस हिसाब से आप इसको सोल्व करके रखते हो तो आपके जो भी क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे वो सब के सब वहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जिसका मतलब जैसे आपने रख बिठाए हैं सभी वो सही है, क्योंकि दीना है वो कुमार के पास में खड़ा नहीं है, सुमन और प्रणव है वो आपस में पास में खड़े हैं। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ क्या है, इसके अंदर यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बीच में कौन खड़ा है। तो 2 यहाँ से ये हट गए और 2 इस साइड से ये हट जाएंगे। सबसे बीच में जो आपके खड़ा है वो कौन है? सुमन सबसे बीच में खड़ी है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। वैसे जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपके आंसर तो सभी के अंदर वैसे दिए हुए हैं ऑलरेडी कि आपका आंसर कौन सा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर निकलेगा कैसे। तो ये सबसे जो सॉल्यूशन बता रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आंसर तो आपको जब हर एक क्वेश्चन का पहले ही पता चल जाएगा। अब चले अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो आप, इसमें दिया हुआ है कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया है। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया, अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद रह गया। तो प्रतियोगिता किसने जीती? इस टाइप के जब भी क्वेश्चन करने हो तो एक तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको ये पढ़ लेना है कि क्वेश्चन के एंड के अंदर क्या पूछा है। जैसे सबसे लास्ट के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतियोगिता किसने जीती है, तो सबसे जो आपका ज्ञान रहना चाहिए सोल्व करते टाइम वो इसी पे रहना चाहिए कि सबसे ऊपर कौन आने वाला है, ताकि जब आप सोल्व करोगे तो आपको बार बार ये क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़े और क्वेश्चन सोल्व करते ही आप आंसर लगा सकते हो।
वरना फिर आपको बाद में वापस क्वेश्चन देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो अपन शुरू से ही ये कोशिश करेंगे कि सबसे ऊपर कौन रहेगा उसी को आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। तो यहाँ पे क्या पता चल गया कि जो आपके गुंजन है वो सबसे अभी तक टॉप में है, और उसके बाद में जो है रॉबर्ट है, और उसके बाद में कौन है, मोनिस है। ये तो आपके जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सेम टू सेम अपन ने उसी हिसाब से रख लिया है। ठीक है, अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद में रह गया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ पता चल गया है कि जो अनिल है वो सुनील से तो पहले है लेकिन मोनिस के बाद में। अब अपने को वैसे ही इनसे कोई मतलब ही नहीं है, पहले अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया था कि ये पूछा गया कि प्रतियोगिता किसने जीती, यानी कि सबसे टॉप पे कौन रहा था। तो अब आपके ये नीचे वाले चाहे कहीं भी रहे, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है वो आंसर इसका हो जाएगा, कौन सबसे टॉप है, गुंजन सबसे टॉप है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुंजन आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। एसएससी जीडी के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनका लेवल किसी का भी इतना हार्ड नहीं है कि आप आराम से नहीं कर सकते हो। बस इसमें अगर आप ढंग से पढ़ के अगर थोड़ा सा भी समझने के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हो तो आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे ये बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से अलग कौन सी संख्या है। तो इसमें क्या करना होगा, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ही देखते हो तो आपको ऐसे क्लियरली समझ में ही आ जाता है कि 121 है वो स्क्वायर है, यानी कि जो स्क्वायर किसका है तो ये 11 का स्क्वायर है। 256 है ये भी स्क्वायर है, तो 256 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होगा, 16 का स्क्वायर होता है। और 196 है वो किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। लेकिन जो 252 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे ये सबसे अलग हो जाएगा और आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि 252 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि इनमें मोस्टली आपके यही करवाया जाता है, या तो स्क्वायर ही दिए जाते हैं या फिर आपके क्यूब दिए जाते हैं। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन सोल्व करो जिसके अंदर आपके डिजिट के अंदर दिया हुआ हो और अलग से पूछा गया हो, तो आप सबसे पहले ट्राई करना कि स्क्वायर या क्यूब, या फिर स्क्वायर और क्यूब में से कभी एक माइनस करके या एक प्लस करके भी आपके ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो वो भी आपको सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई भी और अलग मेथड लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके, ये भी थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी एकदम इजी क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो XY रेखा पर दर्पण पर रखे जाने गए शब्द की दर्पण छवि से। कुल मिलाकर आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो आपको ये दर्पण दिख रहा होगा, यानी कि जो ये कांच लगा हुआ है यहाँ पे, इस कांच के अंदर आपको पूछा गया है कि दूसरी साइड में इसकी इमेज कैसी बनेगी। तो एक चीज़ यहाँ पे कांच वाले जब भी क्वेश्चन आए इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीज़ जो या फिर जो कोई वर्ड दिया हुआ हो या फिर कोई फोटो दी हुई हो, किसी की भी फोटो दी हुई हो, जो कांच के पास में है वो आपकी फोटो बनेगी उसके पास में ही होगा। जैसे यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो ई है वो कांच के पास में है, तो अगली साइड में जो फोटो बनेगी वो आपके ई से ही शुरू होगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ से ए से आप शुरू कर दो, जो कांच से जितना दूर है वो फोटो के अंदर भी उतना दूर बनेगा, जो कांच के जितना पास में वो फोटो के उतना पास में बनेगा। अब चाहे आप मिरर इमेज बन रही हो चाहे आपके वाटर इमेज बन रही हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सीधा सा देख सकते हो ई एक तो फर्स्ट के अंदर पास में, एक तीसरे में पास में, एक चौथे में पास में, यानी कि आपके सेकंड ऑप्शन तो यहाँ से डायरेक्ट कट जाता है। अब एक है कि ई के अंदर भी आप देखोगे कि जो जिस साइड से ई का मुंह खुला हुआ है वो कांच के पास में, जो मुंह बंद है वो कांच के से दूर है। तो अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे मिरर की इमेज बन रही है, तो जो मुंह खुला हुआ है वो सिर्फ इसी एक ही ऑप्शन का है। तो आप इसका राइट आंसर डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हो। आपको वैसे यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला पता हो, नॉर्मल थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मिरर इमेज और वाटर इमेज के जब भी क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि जो आपके मिरर के पास में होगा वो फोटो के अंदर भी पास में ही बनेगा। अब उसकी चाहे कैसी भी डिजाइन बनी हुई हो तो दूसरी साइड में वो डिजाइन उसी के पास में होनी चाहिए, तब आपके क्वेश्चन कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो इमेज दी हुई है आपको ये बताना है कि आगे वाली आकृति कौन सी बनेगी इसके अंदर। तो यहाँ पे जब आप इनको 4-5 जो आकृति दी हुई यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट के अंदर आपके क्या किया गया है, फर्स्ट के अंदर आपको एक सर्किल दिया हुआ है और सेकंड जो इसी के द्वारा इमेज बनी है आगे वाली, इसके अंदर आपके सर्किल को बड़ा कर दिया गया और उसके अंदर एक इमेज बन गई। और इससे आगे वाले के अंदर जब आप देखोगे तो जो इसके अंदर जो इमेज थी वो आपके बाहर निकल के आ गई, छोटी वाली इमेज। अब उससे आगे देखोगे तो वापस इमेज बड़ी हो गई और जो अंदर थी वो वापस बाहर चली गई अगले वाले के अंदर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसके अंदर जो ये सर्किल दिया हुआ है ये यहाँ से बड़ा हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि अपना बड़ा हो जाएगा, लेकिन अब चारों के अंदर देखोगे तो उसमें से एक ऑप्शन तो ये हट जाएगा। बाकी तीन के अंदर तो आपके स्क्वायर दिया हुआ है, सर्किल नहीं स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये जरूर ध्यान रख लेना। बाकी तीन के अंदर स्क्वायर दिया हुआ। अब एक चीज़ है कि अब इन तीनों ऑप्शन में से इन तीनों ऑप्शन को कैसे हटाएंगे। एक आप यहाँ पे जब ऑप्शन के
अंदर ऊपर वाले देखोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जो भी डायग्राम पहले बन चुका है वो वापस रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो स्क्वायर है इसके अंदर जो डायग्राम आएगा वो रिपीट नहीं होगा, जो पहले वाले के अंदर आ गया तो वो नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो एक चीज़ जो इसके अंदर है, ये आपके स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर के अंदर अंदर है वो यहाँ पे सर्किल है और सर्किल ऑलरेडी पहले आया हुआ है तो ये नहीं आएगा, ये हट जाएगा। अब इस ऑप्शन की बात करें तो ये जो अंदर डायग्राम बना हुआ है इसका भी ये ऑलरेडी पहले आ चुका है तो ये भी नहीं आएगा। अब आपके कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ थर्ड ऑप्शन बाकी बचता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको असंगत को छांटना है कि जो भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन किसी ना किसी प्रकार से समान है और चौथा है वो अलग है। तो चौथा अलग कैसे हो जाता है, बस वही आपको बताना है इसके अंदर। जब आप पढ़ोगे तो आराम से पता चल जाएगा। जैसे मिस्र के सामने कैरो दिया हुआ है, इटली के सामने रोम है, इराक के सामने दिनार है और ग्रीस के सामने एथेंस है। वैसे यहाँ पे देखो आंसर तो आपको क्लियर पता चल ही रहा होगा, पहले ही दिख रहा है कि इराक का दिनार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये क्यों हो रहा है, और मैं वैसे आपको चलो बता ही देता हूँ। ये जो सारी की सारी दी हुई है, मिस्र की जो कैपिटल है वो कौन सी है, कैरो है, इटली की कैपिटल रोम है और ग्रीस की कैपिटल है वो एथेंस है। लेकिन इराक की कैपिटल दिनार नहीं है, तो इराक की कैपिटल क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इराक की कैपिटल कौन सी है, बगदाद इराक की कैपिटल है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जीके का भी क्वेश्चन हो गया, लेकिन रीजनिंग के अंदर देख के हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कैपिटल वगैरह हमेशा याद होनी चाहिए। इससे ये भी हो सकता है कि आपसे, चलो ये तो आपसे दूसरी कंट्री की कैपिटल पूछ ली, कई बार ये भी किया जाता है इसके साथ में आपसे स्टेट की कैपिटल भी पूछ ली जाती है। तो अगर आप स्टेट की कैपिटल पूछ ले या फिर सीएम भी पूछ लिए जाते हैं, वहाँ के गवर्नर भी पूछ लिए जाते हैं, ये सब अगर आप कवर करना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है। वो वीडियो भी आप जब देखोगे तो आपके जितने भी सीएम कैपिटल गवर्नर है वो अभी तक अक्टूबर 2021 तक लेटेस्ट अपडेट किया हुआ वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो भी आप आराम से देख सकते हो। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या करवाया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर है कि वापस वही का वही क्वेश्चन है कि आपको असंगत छांटना है। तो इसके अंदर अभी की बार जो दिया है वो आपको अल्फाबेट में से अलग बताना है कि अलग क्या है। तो अब जब आप इनको आराम से देखोगे तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आपको क्या बताना होगा। यहाँ पे जैसे इनको जब पढ़ोगे तीनों को आप देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन सी है कि जैसे फर्स्ट वाले को ही देख दो तो ये ए आया है, फिर बी आया है, फिर आया सी आया है, फिर डी आया है, मतलब कि जो है रेगुलर चल रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं जो वर्ड दिए हुए। ऐसे ही इसके अंदर आई, जे, के और एल दिए हुए, यानी कि ये भी रेगुलर चल रहे हैं। डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड चल रहा है। लेकिन इसके अंदर जब आप देखोगे तो फिर आना चाहिए था पी, फिर क्यू आना चाहिए था, फिर आर और फिर एस आना चाहिए था। लेकिन इसके अंदर पी क्यू आर एस नहीं आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न ऊपर तीन के अंदर फॉलो हो रहा था वो इसके अंदर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। जो असंगत छांटिए वाले क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो आप चाहे किसी का भी एग्जाम दो, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। तो इसलिए एक तो आपको अल्फाबेट के जितने भी लेटर उनके नंबर पता होने चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर वैसे जीडी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं किसी का भी इतना अच्छा लेवल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी कि करना क्या है। इसके अंदर जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाला अक्षर आपको बताना है कि अगला अक्षर कौन सा आएगा। अब जब इसको भी आप ढंग से देखोगे तो इसको एक तो है कि आप देखो, अगर आपको नंबर पता हो और आपको याद हो तो सबसे इजी होता है कि आप इसके नंबर लिख लीजिए। अगर आप नंबर लिख लेते हो तो आपको आराम से पता चल जाएगा। जैसे ओ कितने नंबर पे आता है, 15 पे आता है, और आपके आर आता है 18 पे, 21 पे आता है यू, और एक्स पे आता है 24 पे, और आपके ए आता है वो 1 पे आता है। अब जब आप इनके डिफरेंस निकालोगे तो आपका आराम से सोल्व हो जाएगा, आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15 और 3 18 थे, 18 3 21 हो रहे, 21 और 3 कितने हो रहे, 24 हो रहे हैं, 24 और 3 हो जाएगा, तब आपका वापस 1 आ जाएगा। तो अब जब आप अगला जो नंबर निकालना है इसके अंदर क्या करना होगा कि 1 के अंदर आप +3 कर लो, और जब 1 के अंदर +3 करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो ऐसे ही अपन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी आपसे वापस सेम वही पूछा गया है कि आपको असंगत छांट के बताना है, लेकिन इसके अंदर कैसे करना है कि आपको जो पहली संख्या का संबंध दूसरी से वही तीसरी संख्या का संबंध चौथी से होना चाहिए। इसको कैसे करोगे, जब इसको आप देखते हो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 169 और फिर दिया हुआ 18, तो फिर यहाँ पे पूछा गया है क्या आएगा। तो एक चीज़ आपको देखते ही समझ में आ गई होगी कि 13 का स्क्वायर है वो 169 है, लेकिन 11 से आप डायरेक्ट 169 को रिलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो कि 11 को चलो छोड़ो, 11 के अंदर आप +2 करो,
तो फिर कितना बन रहा है आपके 13 बन रहा है। ये चीज़ तो अपने को आगे प्लस पता करनी है कि यहाँ पे फॉलो हो रही है नहीं हो रही। तो 18 के अंदर प्लस 2 करोगे तो आपका हो जाएगा 20, और जब 20 का स्क्वायर की बात करोगे तो आपके 20 के स्क्वायर होते हैं 400। अगर ये ऑप्शन में अंदर दिए हुए होते हैं तो आपका राइट आंसर है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं दिए हुए होते हैं फिर आपको नई अप्रोच लगा के फिर पता करना होता है कि कैसे सोल्व होगा। लेकिन अपने यहाँ पे ये ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं तो इसके अंदर यही अप्रोच लगने वाली है कि आप पहले जो दिए हुई है उसके अंदर प्लस 2 करके उसका स्क्वायर कर दो। जैसे 11 के अंदर प्लस 2 किया 13 हो गया था 169, उसका आपके स्क्वायर हो गया। इसी के बाद में 18 के अंदर प्लस 2 करोगे तो इसके आपके 20 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर है, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन के अंदर ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कुछ गुड़िया है वो फूल है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जैसे एसएससी का लेवल अलग मिलेगा, अगर आप इसी क्वेश्चन को आप बैंक लेवल से करने जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अपन सोल्व कर सकते हैं वो कर रहे हैं एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे एसएससी के हिसाब से ही सोल्व करेंगे। वरना इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर बैंक के अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसमें थोड़ी सी अलग अप्रोच लग जाती है। लेकिन यहाँ पे एसएससी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे देख लो कुछ गुड़िया है वो क्या है, यहाँ पे फूल है। तो यहाँ पे कुछ गुड़िया है वो फूल रख दिया अपन ने। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ये यहाँ पे कुछ को शो कर रहा है, और कोई भी पेड़ है वो गुड़िया नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो पेड़ बनाने हैं वो आपको गुड़िया से रिलेशन उसका कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पेड़। अब यहाँ पे जो निष्कर्ष दिया हुआ है कथन निष्कर्ष वाले के अंदर, पहले अपन ने जो कथन दिया था उस हिसाब से अपन ने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे जो निष्कर्ष के अंदर क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष के अंदर जब भी सोल्व करो तो एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना आपको कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए आपके तो जो क्लियर दिख रहा हो आपको, जो आपके डायग्राम के अंदर जो क्लियर दिख रहा हो कि हाँ ये हो रहा है वो राइट होगा आपके, और जो क्लियर नहीं दिख रहा हो आपको लगता है कि हो सकता है लेकिन वो संभावना वाले क्वेश्चन अलग होते हैं। लेकिन बाकी जिसमें संभावना वाले ऑप्शन नहीं दिए हुए हों तो आपको यही करना है कि जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो वो आपके रॉन्ग हो जाएगा, और जो क्लियर दिख रहा है वो आपके राइट होगा। जैसे यहाँ पे अगर अपन पढ़ने की कोशिश करें तो कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है, तो वैसे भी ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। और वैसे ऊपर वाली लाइन के अंदर भी देखा तो आपने कि कोई पेड़ गुड़िया नहीं है तो कोई गुड़िया भी पेड़ नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि कुछ फूल है वो पेड़ है, तो यहाँ पे ये देखोगे कि आप कुछ फूल, यानी कि जो ये फूल है वो पेड़ है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट तो आंसर नहीं दिख रहा कि फूल और पेड़ दोनों आपस में कहीं भी कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये जुड़ भी तो सकते हैं ना। इसका मतलब अपन इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ फूल है वो पेड़ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए नहीं, इस टाइप इसके जो ऑप्शन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि आपका ओनली फर्स्ट सही है, फिर ओनली सेकंड सही है, ओनली फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है, फिर आता है कि सेकंड सही है और फर्स्ट गलत, इस टाइप के ऑप्शन आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ओनली जो फर्स्ट दिया हुआ है वो ही राइट आंसर है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेड़ का और फूल के साथ में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं दिया हुआ है। इस वजह से यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कुछ पेड़ है वो फूल है या नहीं है, इसलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है कि उस विकल्प को चेंज करना है जो पहले वाले से संबंध दूसरे का है वैसे ही तीसरे का संबंध किससे होगा। तो ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं का पता करना है। मेल है वो उसके सामने गाय दे दिया, यानी कि यहाँ पे मेल को बताया गया, फिर यहाँ पे फीमेल है, फिर यहाँ पे शेर है, तो इसका क्या हो जाएगा शेरनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया तो आपके थोड़ा टाइम वहाँ पे कंज्यूम ज़्यादा कर लेता है। बाकी इसमें भी इतना बड़ा वैसे लॉजिक वाला नहीं है, तो ढंग से थोड़े से जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे भी अगर करते जाते हो तो आराम से जब तक क्वेश्चन एंड होगा तब तक आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे पहले तो आपके ये जो 6 लोग हैं इनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कार्यालय 2 कतारों के अंदर है। एक मंजिल पर कुल मिला के 6 कार्यालय दिए हुए हैं। जो 6 कार्यालय वो 2 कतार के अंदर बने हुए हैं, यानी कि 3 अलग बने हुए हैं और 3 अलग बने हुए हैं। एक कतार का रुख उत्तर की ओर है, यानी कि एक जो लाइन है उसका मुख है वो उत्तर की ओर है और दूसरी कतार का मुख है वो दक्षिण की ओर है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, यानी कि बी को है वो उत्तर का कार्यालय मिला है जो कि डी के बगल में नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो बी है वो डी के बगल में, यानी कि डी के पास में नहीं है। तो आपके डी कहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आप ऊपर रख दो क्योंकि डी के बगल में नहीं है बी।
तो डी है वो ऊपर चला जाएगा। आगे यहाँ पे दिया हुआ है डी और एफ को तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिले हैं, तो डी और एफ को तिरछे मिले हैं, यानी कि एक यहाँ पे बैठा, एक यहाँ पे 6 जने यहाँ पे बैठ जाएंगे ऐसे। अब तिरछे कार्यालय अगर आपको देना हो तो एफ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आगे जब पढ़ोगे आप सी, जिसको कार्यालय एफ के बगल में है, सी का कार्यालय वो किसके पास में है, एफ के बगल में, तो आप यहाँ पे कर दोगे सी। उसके बाद जो है कि जो कि दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे जो इस साइड वाली जो लाइन है इनका मुख दक्षिण की ओर है और इनका मुख उत्तर की ओर है, ये ऑलरेडी पहले अपन कर चुके हैं। अगला है कि और ई का उत्तरमुखी कार्यालय, यानी कि ई का है वो उत्तर की साइड में। अब जो एक बचा है वो कौन सा बचा है, आपके ए बचा है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि आपको वो सब बताने हैं जिनका मुख दक्षिण की ओर कार्यालय है। तो दक्षिण वाले अपने कौन कौन से आ रहे हैं, ए आ रहा है, सी आ रहा है और एफ आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी एकदम इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर जूम हो रहा है मैं और देखो जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, आपको इसके अंदर बताना है कि उस वेन रेखा चित्र का चयन कीजिए जो इन तीनों के अंदर संबंध बताता है। एक तो विद्यालय है, अध्यापक है और छात्र है। तो इसका अंदर तो सीधा से आपको पता चल गया होगा, जो बाहर जो ये बॉक्स दिया हुआ है ये किसको बताता है, आपके ये विद्यालय को बताता है। और फिर इसके अंदर ये आ जाएगा अध्यापक है और इसके अंदर ही छात्र हो जाएंगे। अध्यापक और छात्र किसके अंदर आते हैं, विद्यालय के अंदर आते हैं। वैसे बाकी वाले जो आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये भी देखो हो नहीं सकता कैसी हालत में, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि विद्यालय के अंदर ही छात्र और अध्यापक दोनों आ जाते हैं। तो सिर्फ राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अगली बार भी वापस डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जब आप देखोगे तो पूछा हुआ है उस विकल्प या आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न की गई आकृति में रिक्त स्थान पर रखने की आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये बॉक्स दिया हुआ है आपको, इस बॉक्स के अंदर किस टाइप का डायग्राम आएगा ये आपको बताना है। तो वैसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और बाकी ऑप्शन से आप नहीं भी देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे चारों को देख के ही पता चल जाएगा कि जो आमने सामने है उनका, इन दोनों का जो मुंह है सामने और इसका बाहर की साइड है, तो जो अंदर बनेगा ये भी ऐसे ही बनेगा। इस टाइप का डायग्राम आपके कौन से ऑप्शन के अंदर बना हुआ है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है, इसके अंदर आपके सेम टू सेम डायग्राम बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें आप देखो ज़्यादा कुछ बताने के लिए है ही नहीं, नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके इसलिए आते हैं कि आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन गलत नहीं हो, ये सभी के स्टूडेंट के ही क्वेश्चन सही होते हैं हमेशा ही। वो है कि उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, यानी कि जो ये श्रृंखला दी हुई है इसमें से एक संख्या है वो आपके गलत है। तो कौन सी संख्या गलत है, बस आपको यही पहचान के बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है वो सही नहीं आ रही है। अब जब आप इस सीरीज को देखते हो तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे देखो 2 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 64 है, 126, 217, 344, 513। तो यहाँ पे है वो आपके क्यूब के पास में संख्या की गई है और +1 किया गया है। तो सबसे पहले के अंदर क्या किया गया कि 1 का क्यूब लिखा है और +1 कर दिया। कोई पता होगा कि 1 का जब आप स्क्वायर करो या फिर क्यूब करो, दोनों ही कंडीशन में आपका 1 1 ही रहने वाला है। तो आपके यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 का क्यूब 8 होता है और +1 यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 + 1 28 से ही आया हुआ है। 4 का क्यूब 64 होता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, लेकिन आपके 64 आंसर नहीं आता, यहाँ पे 64 + 1 है, यानी कि अगर 65 यहाँ पे लिखा हुआ होता तो आपका ये राइट आंसर होता। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो 64 है वो गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही है। आगे भी अगर आप देखने चाहो तो 5 का 125 होता है, तो 126 से ही लिखा हुआ है। 217 यानी कि 6 का 216 होता है, और 7 का 343 होता है, और 8 का 512 होता है। तो बाकी आगे भी सही फॉलो कर रही है कि आपका क्यूब करके +1 करना है, सिर्फ जो 64 है वो गलत लिखा हुआ था यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को भी जब भी सॉल्व करना चाहो आप, अगर आपको नंबर क्वेश्चन के पता हो या फिर आपको एक चीज़ देखना है थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको पहले साइड में रफ कॉपी में उतार के अगर आप करते हो तो आपके कम टाइम के अंदर इसको अटेम्प्ट करने के भी ज़्यादा चांस बन जाते हैं। जैसे अपन ने एक बार सिर्फ ये किया कि अपने 1 सेकेंड लगती है कि जो भी ये वर्ड दिए हुए ये सब के सब अपन ने उतार लिए अपनी जो रफ कॉपी दी हुई थी उसके अंदर, मान लो। अब अपन ने लिखा है कि इसको आप कैसे लिखोगे, तो LI लिखा है, फिर H लिखा है, फिर C लिखा है, N लिखा है, E लिखा है, R लिखा है और D लिखा है। अभी देखो वैसे आप अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये भी लग रहा होगा कि इतना सब कुछ उतारने की कहाँ ज़रूरत है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन्हें एक बार भी ये उतार लिया तो आपके एक तो सॉल्व होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे जब आपके अलग लिखा हुआ तो आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और थोड़े गलत होने के चांस कम होते हैं, बस इसीलिए बताए। अब जब आप इनको देखोगे तो ऊपर जो भी अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं नीचे भी कहीं ना कहीं वही के वही अल्फ़ाबेट घूम के और वापस यूज हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा ढंग से देखोगे तो क्या समझ में आएगा, L वापस रिपीट होया, फिर I भी
भी है, फिर एच भी है और फिर भी सी भी है। तो इसका मतलब है कि फिर एन आया है, फिर ई आया, फिर आर आया और फिर डी आया है। जो चार चार लेटर है वो वापस घूम के और आगे आगे। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट जब ये मूवमेंट लिखा हुआ है, मूवमेंट के अंदर भी आप वापस शुरू हो जाएंगे और लास्ट के भी वापस शुरू हो जाएंगे। जैसे कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ उस हिसाब से कैसे लिखोगे। तो मूवमेंट के अंदर जब आप लिखोने जाओगे तो सबसे पहले आप लिखोगे ई, फिर लिखोगे वी और ओ और एम, फिर लिखोगे टी एन ई और एम। ये आपके जो अपन ने पहले जो बताया था उसी हिसाब से है क्या, फिर कोई ई वी ओ एम। जब आप ऑप्शन नंबर 3 देखोगे तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा और इसी हिसाब से आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। और एक है कि इस टाइप के जब भी सोल्व करो तो आप अगर कंप्लीट नहीं करना चाहते हो, कम टाइम बचा हुआ आपके पास, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक तो पीछे की साइड देखिए कि इनको पीछे क्या सेम लिखा हुआ है क्या। वैसे भी आप डायरेक्ट काट सकते थे, आपके पीछे एम आ रहा है तो यहाँ पे देखो ये 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही हट जाते, तो इस हिसाब से भी आप सोल्व कर सकते हो। और इसकी शुरुआत टी से हो रही है तो ये भी ऑप्शन हट जाता, आप डायरेक्ट लगा सकते थे। इसको आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और आपके एसएससी के अंदर भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक हैं वो प्रतिभाशाली है और जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके कथन है इसके हिसाब से निष्कर्ष जो ये दिए हुए हैं वो निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, आपको ये बताना है। जैसे फर्स्ट कथन क्या बोल रहा है कि जापान के अंदर जितने भी वैज्ञानिक है वो सब के सब प्रतिभाशाली है और जापान के कुछ वैज्ञानिक जापान के अंदर है वो चीन के वैज्ञानिक है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। चलो अपन जो फर्स्ट निष्कर्ष को पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। तो ये आपके गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब आप कथन को पढ़ते हो तो उस हिसाब से ये निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगला यहाँ पे कथन दिया हुआ है कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। तो ये तो आपको देखो क्लियर क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो कथन उसमें पता चल जाता है, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जापान के अंदर सभी काम करने वाले वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है और कुछ चीनी वैज्ञानिक वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो चीन के कुछ वैज्ञानिक है वो प्रतिभाशाली है, ये डायरेक्ट कथन से पता चल रहा है, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे भी क्लियर दिया हुआ है जापान के अंदर कुछ ना कुछ चीन के, तो सभी तो जापानी नहीं है। और फिर अगला जो कथन है कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष सेकंड और जो फोर्थ है वो दो ही अनुसरण कर रहे हैं, बाकी दोनों है वो अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि श्रृंखला की अगली संख्या कौन सी होगी। तो इसको कैसे निकालोगे आप? इस क्वेश्चन के अंदर जब आप देखते हो तो अगर इनकी डिफरेंस की बात करें अपन, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा देखो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 2 है, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी यहाँ पे भी 2 है, फिर यहाँ डिफरेंस ज़्यादा हो गया, मतलब डिफरेंस के हिसाब से आप सोल्व नहीं कर सकते। चलो एक ट्रिक यहाँ पे लग सकती है, ये लग सकती है कि जब आप 1 × 2 करते हो और +1 कर दो तो आपके ये 3 हो जाएंगे, सही है। फिर अगली जो यहाँ पे है कि 3 × 2 और -1 कर दो तो 6 इन ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी वापस एक बार +1 करना है, एक बार -1 करना है, तो यहाँ पे 5 और 10 और +1 करोगे तो आपकी 11 आ जाएगा। इसका मतलब इसी हिसाब से सीरीज चालू हो रही है। आगे आप देख सकते हो 11 का जब आप × 2 करोगे 22 हो जाएगा और -1 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। और 21 को यहाँ पे ये 42 हो रहा है और +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। आगे जो अपना प्रोसेस होगा उसके अंदर क्या करना है आपको 171 × 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपके -1, तो 171 और 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे 342 और -1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 341। तो यही पैटर्न फॉलो हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 341 आपके राइट आंसर आ जाएंगे। अब अगली स्लाइड के अंदर बात करें, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन आए थे। विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। इस टाइप के देखो समीकरण जो चेंज करने वाले क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट ऑप्शन के हिसाब से करने मत लग जाना। पहले बस एक बार आप क्वेश्चन को ढंग से देखो कि क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी हुई है उससे आपको क्या पता चल रहा है। इसमें एक चीज़ आपको देखो ये पता करनी है कि जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आंसर कितने आ रहे हैं, तो आंसर तो आपके सिर्फ 13 ही आ रहे हैं। इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या है तो कहीं ना कहीं तो आपके डिवाइड लगना ही है, वरना अगर आप भाग का चिन्ह नहीं लगाओगे तो आपके 13 नहीं आएंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ा, तो ये 30 है वो 3 से क्या डिवाइड हो रहे हैं, तो सही है हो रहे, तो आप यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या किया गया कि गुणा को भाग में बदलो, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपके यहाँ से अभी तक सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आप जब यहाँ पर 30 को 3 से डिवाइड
डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आपके 10 और माइनस को आप प्लस के अंदर बदल दोगे तो 10 + 3 आपके 13। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपके राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपके इस हिसाब से नहीं निकलते तो हमेशा सबसे पहले ट्राई कीजिए कि कहीं ना कहीं डिवाइड का चिन्ह यूज हो सकता है क्या। जब आप आंसर देखोगे, देखो यहाँ पे जब आपने क्लियर दिखा हुआ था कि जैसे 30 × 3 - 3 लिखा हुआ है और आंसर आपके यहाँ पे 13 आने चाहिए, तो इसका मतलब है कि कहीं भी आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके 13 नहीं आ सकते, और सीधा का सीधा आप माइनस और प्लस को यूज लेके भी 13 नहीं ला सकते, तो आपके भाग का चिन्ह लेके ही आना पड़ेगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर ये पूछा हुआ है कि थोड़ा सा चलो जूम कर देता हूँ अगर नहीं पता चल रहा है आपको। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उस विकल्प या चित्र का चयन करना है जो प्रश्न चित्र में छिपा है और घूर्णित मतलब कि घूर्णन की अनुमति नहीं है। आपको ये बताना है कि जो डायग्राम दिया हुआ है ये आपके कौन सी फोटो के अंदर इनमें से छिपा हुआ है। तो यहाँ पे तो आप पहले डायग्राम के अंदर देखोगे तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे छुपा हुआ मिल जाएगा आपको, ये ऐसे करके, और यहाँ पे ये छुपा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ कॉमन सेंस के लिए ये क्वेश्चन अप्लाई किए जाते हैं कि आपको थोड़ा सा पता है या नहीं पता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। बाकी इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप जब ऑप्शन से मैच करोगे तो आपके आंसर निकल जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है। तो एक दिया बड़ा, ऊपर, आगे और नीचे। तो इन सबको पढ़ोगे तो ये जितने भी है वो आपके किसी न किसी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, लेकिन ये है वो साइज को शो कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर देते हैं, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ में दिया गया है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से बनेगा। यानी कि यहाँ पे देखो एक रेखा बनी हुई है, मैं वापस ये पेन से जो किया वो हटा दूंगा तब आप क्लियर देख सकते हो। मैं और भी जूम कर देता हूँ, चलो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। यहाँ पे इसके अंदर देखो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि जो ये डॉट डॉट बना रखे हैं, इस डॉट डॉट से आपको इस कागज़ को मोड़ना है, तो अब ये कागज़ आपके कैसा बनेगा। तो मोड़ोगे तो इसका मतलब जो कागज़ के इस साइड के अंदर जो चीज़ें हैं वो तो आपके चेंज नहीं होगी, जो ऑलरेडी बनी हुई है वही रहेगी। तो अब आपको क्या करना होगा, जब आप यहाँ से कागज़ मोड़ोगे जब ये वाला कागज़ इधर मुड़ेगा, यानी कि जो ये डायग्राम में जो सीधी बनी हुई है वो रेखा आपके इधर लग जाएगी, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली है। ये तो जो है वो आपके इसी के ऊपर आ जाएगी, तब पता नहीं चलेगा। तो ये देख लेते इस टाइप के किसके अंदर बनी हुई है। तो ये जो एरो का डायग्राम है देखो, पहले वाला क्यों नहीं हो सकता, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो इसके अंदर जब देखोगे तो इसके अंदर जो एरो का निशान है वो इस कॉर्नर में, यहाँ पे इस कॉर्नर के अंदर एरो है, तो जब आप मोड़ोगे तो ये एरो है इस कॉर्नर में चला जाएगा। और जो पहला जो आपके ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर एरो आपके दोनों के दोनों यहाँ पे कॉर्नर के अंदर नहीं होके दोनों यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और जो आप सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर देखोगे तो सेकंड वाला तो ऑलरेडी आपके यहाँ पे राइट ही दिया हुआ है, और ये एरो यहाँ पे देखो यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि इसके हिसाब से जो विकल्प में दी गई जोड़ी के अनुरूप कौन सा है। तो CD लिखा हुआ है और H और I लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो ये जो लेटर है यहाँ पे C और D तो जस्ट अगला लेटर दिया हुआ है, और HI के अंदर भी अगला लेटर दिया हुआ है। इन दोनों के बीच की डिफरेंस की अगर आप बात करो तो CD और HI के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखोगे 4 का डिफरेंस है। तो अब B और AB और XY यह भी सही लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच का 4 का डिफरेंस नहीं है। PQ और UV, तो Q और U के बीच में U कितने नंबर पे आता है, आपके 21 नंबर पे आता है, और Q आपके कितने नंबर पे आता है, वो 17 नंबर पे आता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना, 4 का डिफरेंस है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जब आप आगे भी देखोगे तो L आपके 12 पे आता है, N 14 पे आता है, J आपके कितने पे आता है, 10 पे आता है, और M 13 पे आता है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस 4 का नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको ये जो श्रृंखला दी हुई है उनके अंदर जो कोष्टक के अंदर जो 2 डिजिट दी हुई है उनमें से ये बताना है कि कौन सा सही है, या फिर ये कोष्टक के अंदर जो डिजिट दी हुई है वो गलत है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके डिफरेंस से ही कोशिश करेंगे। जब भी इस टाइप की जो सीरीज़ दी हुई हो वो आपको सबसे पहले डिफरेंस से ही पता करनी चाहिए। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो देखोगे तो आप 2 आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर यहाँ पे माइनस के अंदर 2 आ रहा है, और फिर आगे तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। चलो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। इसका मतलब है कि जो आपके 12 है वो तो एकदम सही है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि 12 और 14 जो लिखे हुए हैं वो सही लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं। तो 12 तो सही है, लेकिन 14 की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अगर यहाँ पे 18 आता तो आपके प्लस में 2 डिफरेंस होता और फिर आगे 4 भी हो जाता। इसका मतलब जो बाद में जो संख्या ली हुई है वो गलत है। तो जब आप इसके ऑप्शन जब पढ़ोगे तो यहाँ पे दी हुई कि दोनों कोष्टक के अंदर संख्या लिखी हुई गलत है, नहीं, दोनों में से एक संख्या है वो सही है।
तो ये आपके गलत हो जाएगा। पहली कोष्टक संख्या बाएं से यानी कि इस साइड से जो पहली संख्या है वो सही है और दूसरी संख्या गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अब यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा चलो इधर कर लेते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है कि यदि डी के बराबर 4 लिखा जाएगा, जी के बराबर 7 लिखा जाएगा तो गार्डन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी इसके जो नंबर होते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर वही नंबर लिखे हुए हैं। तो आपको पता होगा जी कितने पे आता है 7 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है आपके 18 पे, और डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, और एन आता है वो आता है 14 नंबर पे। एक चीज़ अभी भी मैं बोल देता हूँ आपको, कम से कम आप एग्जाम कोई सा भी देने जाओ तो आपको अल्फ़ाबेट के नंबर तो कम से कम पता होने चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है। जब आप इनको ऐड करोगे तो 14 और 5 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, 19 और 4 हो जाएंगे आपके 23, और 23 और 18 जब आप ऐड करते हो तो ये हो जाएंगे 41, 41 और एक 42, और 42 और 7 को जब ऐड करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जो अपन ने एसएससी जीडी का जो एक एग्जाम हुआ था उसके जो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे वो सब के सब अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसे लगे। अगर आपके लिए यूजफुल होता है और बाकी सब्जेक्ट की भी आगे करवानी चाहिए तो अपन इसी हिसाब से आगे भी फॉलो करके और आपके सारे सब्जेक्ट की करवा देंगे।